Hi everyone. In today's fast lifestyle, it is very difficult to maintain the health and happiness. And that's why we bring new series. It is a 10 minutes to achieve wellness with our expert. Myself, Dr. Vachini Dutt. And myself, Dr. Ajay Jain. मैं अहमदाबाद मेरिंगो सिम्स हॉस्पिटल में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एंड क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट की तरह कार्यरत हूँ. Sir, welcome to the talk. And today's topic is obstructive airway diseases. So let's begin with the topic. So my first question is, what are the diseases which we can include as obstructive airway diseases, and what are the trigger factors for that? So जैसा इसके नाम में मालूम होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज का मतलब है एयरवेज के अंदर सूजन आ जाना या उनका नैरो हो जाना, उसका सकड़ा हो जाना. उसकी वजह से पेशेंट्स को सांस लेने में तकलीफ होती है. तो सांस लेने और सांस बाहर छोड़ने दोनों में तकलीफ होती है. जितना ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, पेशेंट को सांस में तकलीफ भी उतनी ज़्यादा होगी. तो ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज के अंदर कई सारी बीमारियां इंक्लूड कर सकते हैं. जैसे कॉमन भाषा में अस्थमा, दूसरा स्मोकिंग वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर सीओपीडी होना, कई पेशेंट्स के अंदर पहले से कोई इन्फेक्शन रहा हो, उसकी वजह से सांस की नलियाँ चौड़ी हो जाती है, उनके अंदर पस भर जाता है, उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हमारी भाषा में बोलते हैं ब्रोंकियोक्टेसिस. या कई हमारे साथी, हमारे जो सिटीजन्स हैं वो खानों के अंदर काम करते हैं, माइंस के अंदर काम करते हैं, जिनके अंदर पत्थर उड़ते हैं, उनके अंदर से भी, उनके वजह से भी लंग्स के अंदर सूजन आ जाती है. तो ये सारे डिजीज को हम मिला करके कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज. इसका स्पेक्ट्रम काफी विशाल है, लेकिन ये कुछ बीमारियां जो मेन मुख्य इनके अंदर है वो ये सारी बीमारियां हैं. जैसा बाचिनी बहन ने पूछा कि इनके अंदर क्या क्या ट्रिगर हो सकते हैं. इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर जो है सीजन या मौसम का बदलाव होना, धूल, धुआं, डस्ट, मिट्टी, इनके संपर्क में आना. घर में पालतू अगर पशु हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, उनके फर से, उनकी जो है उड़ने से ऐसा हो सकता है. आपके घर में अगर कबूतर या पक्षी ज्यादा बैठते हैं तो उनकी गंदगी से, उनके पंखों से ये सब चीजें एग्रेवेट हो सकती है. अभी प्रेजेंट कंडीशन के अंदर, इस सीजन के अंदर या मानसून के बाद में इन्फेक्शन का दौर एकदम से बढ़ जाता है. हमारे आजू बाजू में जितने भी पेशेंट्स हैं उन सबको खांसी, बलगम, इन सब की तकलीफ रहती है. इससे क्रॉस इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट्स को होता है. साथ में ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज वाले पेशेंट्स को भी इन्फेक्शन ज्यादा होता है. स्पेशली इस सीजन के अंदर होने वाला स्वाइन फ्लू, जो इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी केसेस में एग्रीवेट हो जाते हैं. अस्थमा, सीओपीडी की पेशेंट जो है एकदम वर्सन हो जाते हैं. ओके, तो सर जैसे आपने बताया कि ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीजेस है, उसमें अगर मॉनसून फैक्टर है तो वो केसेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है. अब किसी पेशेंट को कैसे पता चले कि कौन कौन से ऐसे क्लिनिकल फीचर है जिससे पेशेंट को भी पता चले कि मुझे तकलीफ है और अभी इट्स अ राइट टाइम टू मीट द एक्सपर्ट्स, और आपके पर्सपेक्टिव से कि कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो डिजीज को डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं. तो ये पेशेंट्स जो हैं जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज जो होती है, उन पेशेंट्स के अंदर मेन सिम्टम होता है कि उनको खांसी होती है. ये खांसी सूखी भी हो सकती है या साथ में बलगम भी हो सकता है. साथ में इन पेशेंट्स को जब भी सिम्टम बढ़ते हैं तो बुखार आना, सांस की तकलीफ बढ़ जाना, छाती में वजन जैसा लगना, थोड़ा सा चलने पे सांस फूल जाना, डे टू डे एक्टिविटी के अंदर सांस फूल जाना, पहले के जो सिम्टम्स उसके अंदर एकदम वृद्धि हो जाना, ये सारे सिम्टम्स कॉमनली देखने को मिलते हैं. तो इन पेशेंट्स को जब भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो उनको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. इसका पूरा डायग्नोसिस, निदान करना चाहिए. इसका निदान करने के लिए डॉक्टर्स आपसे पहले हिस्ट्री पूछते हैं, उसके बेसिस पे ये मालूम चलता है कि क्या ट्रिगर है जिसकी वजह से तकलीफ हुई है. उसके बाद में इसको डायग्नोस करने के लिए लंग फंक्शन टेस्टिंग, एक्सरे, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, ये सारा सब कुछ करते हैं. उससे मालूम चलता है कि इन्फेक्शन है कि नहीं, साथ में निमोनिया है कि नहीं, अथवा अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन है तो इस ऑब्स्ट्रक्शन की इंटेंसिटी या उसका प्रमाण, तीव्रता कितनी ज्यादा है. अगर बहुत ज्यादा नैरोविंग है, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप है, तो फिर आपको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करने की नौबत भी आ सकती है. लेकिन यूजली ट्रिगर का इफेक्ट उन पेशेंट्स में ज्यादा होता है जो ऑलरेडी जो डिजीज के लिए ट्रीटमेंट चालू तो है पर वो रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं लेते. वो ट्रीटमेंट को जो है कई बार छोड़ देते हैं, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स के मन में ये भ्रांतियां होती है कि ये दवा लेने से या जो इनहेलर इसके मेन दवाइयां लेने से हमें आदत पड़ जाएगी या इसके बिना फिर तकलीफ होगी. जबकि ये जो
इनहेलर है ये केवल दवा को अंदर पहुंचाने का एक तरीका है। जैसे हम जल जाते हैं उस पर एक मल्लम लगाते हैं, उससे ठीक हो जाता है। वैसे ही सेम ये इनहेलर लेने से जो पाउडर हमारे लंग्स में जाता है और अंदर जो सूजन उसको कम कर देता है। इसके अंदर दवा की मात्रा बहुत कम देनी पड़ती है और उसके साइड इफेक्ट नहीं के बराबर होते हैं। लेकिन मिसकंसम्पशन की वजह से या जो समझ नहीं पाते या उनके किसी में कहने की वजह से वो लोग इस दवा को बीच में बंद कर देते हैं, फिर वो ट्रिगर इसलिए वो ट्रिगर हो जाता है। जिनके सांस की नली में पहले सूजन है उनको तकलीफ ज्यादा होती है। सही है सर। तो जैसे आपने क्लिनिकल पिक्चर बताया, डायग्नोसिस के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो वो किस तरह से होती है? ट्रीटमेंट जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले अगर जो ट्रिगर है उस ट्रिगर से हमें दूर रहने की कोशिश करनी है, जो उसका प्रोफाइल एक्सेस है जो उसके करने के लिए। लेकिन अगर सिम्टम होता है तो सिम्टम होने के लिए हमें इनके लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और इसके लिए इनहेलर थेरेपी जो है वो शुरू करते हैं। इनहेलर थेरेपी जो है कई अलग अलग तरह की होती है। साथ में पेशेंट्स को जो सिम्टम होते हैं, कई पेशेंट्स को गैस की तकलीफ होती है या कई पेशेंट को साइनस की तकलीफ होती है, तो उनके साथ में भी ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। और जो ट्रीटमेंट इनहेलर है उनका प्रमाण या उनकी जो मेडिसिन है वो पेशेंट के सिम्टम और पेशेंट की जो सिम्टम की इंटेंसिटी है उसके बेसिस पे जो है दवाइयां दी जाती है। ऐसे पेशेंट में जब भी आपको अक्यूट एक्जर्बेशंस होता है या अक्यूट सिम्टम बढ़ता है तो खुद से सेल्फ मेडिकेशन लेने का प्रयत्न ना करें। बस इतना ध्यान रखें जो आपको दवा डॉक्टर ने लिखी है वो दवा रेगुलर लेना है और आपको जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से संपर्क करना है। क्योंकि हम कई बार उसको सोचते हैं कि नहीं, एक बार दवा ले लो, 2 बार दवा लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में आप दवा चालू रखिए, लेकिन अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करिए, जिससे वो कुछ भी उसके साथ दूसरी को सुविधा कुछ कॉम्प्लिकेशन उसको पकड़ के उसको जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। ज्यादातर पेशेंट जिनको इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन होता है वो ज्यादातर पेशेंट जो है खुद सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं और चौथे 5वें दिन जब निमोनिया सीवियर हो जाता है तब उनको डॉक्टर के पास दौड़ करके जाते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको हाई ग्रेड फीवर है, रनिंग नोज है, पहले से अस्थमा सीओपीडी की तकलीफ है, उन पेशेंट्स को जैसे इन्फेक्शन हो तुरंत से डॉक्टर से संपर्क करके उसका इलाज करना चाहिए ताकि उसकी बीमारी आगे बढ़ ना जाए। आपने बहुत सही बात सर कही कि सेल्फ मेडिकेशन जो है इंडिया में बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि कॉम्प्लिकेशन तक बात पहुंच जाती है। तो इससे बेहतर ये है कि जब भी ये सिम्टम्स हमें दिखे या फिर एग्रावेट हो तो हम डॉक्टर्स का संपर्क करें। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जितने भी डिजीजेस के बारे में हमने बात की उसकी प्रिवेंटिव हेल्थ टिप के अगर उसके बारे में बात करें तो वो क्या रहेगी? इसके प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जैसा हम जिससे ये बढ़ रहा है एक तो उनको रोकना, जो हमारी डिजीज चल रही है उसको कैसे कंट्रोल में रखना और तीसरा बार बार न हो उसको कैसे रोका जाए। ये 3 इसके मेन स्टेप है। पेशेंट्स जिनको ट्रिगर जैसा हो रहा है, जैसे अस्थमा के पेशेंट्स में धूल धुआं, डस्ट, मिट्टी, एलर्जन, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, सिगरेट स्मोक या घर के आसपास कोई स्मोक, कई लोग जो है कच्चा मच्छर जलाना, वो सारा जो ट्रिगर हैं वो ट्रिगर को हमें कंट्रोल करना या उनको ट्रिगर को से दूर रहने की कोशिश करना है। अगर किसी को पेट्स या पालतू जानवरों से तकलीफ है तो उनसे दूर रहने की कोशिश करें। जहाँ धूल भरी अगर एरिया में जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए तुरंत डॉक्टर को करें। आपके जो इनहेलर हैं वो इनहेलर आप रेगुलर लेते रहें। प्लस ऐसे पेशेंट्स में प्रोफाइलिसिस के लिए हर साल हम उनको रिकमेंड करते हैं, जो रिकमेंड करते हैं कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एंड निमोकोकल वैक्सीन जो है आपको रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे एग्रीवेट होने के सिम्टम्स को हम रोक सकेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग दिस ब्यूटीफुल हेल्पफुल टिप्स। थैंक यू मैम।